हैं। इसमें क्या होता है, यूट्राइन लाइनिंग ब्रेक होती है और अनफर्टिलाइज जो सेकेंडरी ओसाइट है वो डिस्चार्ज होता है। उसके बाद 5वें से 14वें दिन जो है फोलिकुलोजेनेसिस और oocytogenesis होता है। उसके बाद 14th डे ओवुलेशन होता है। 14 से 28 डे जो है, अगर 14 से 28 डे जो है यूट्राइन लाइनिंग थिक होनी और शुरू हो जाती है, ठीक है, और वो रेडी हो जाती है एक फर्टिलाइज एग को कैरी करने के। इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम नहीं डिजनरेट होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन डिक्रीज नहीं होंगे, तो यूट्रस की लाइनिंग बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये मेंस्ट्रुएशन फेज दोबारा आ जाएगा और ये जो साइकिल है कंटिन्यू एवरी मंथ चलती रहेगी। Okay, so now let's learn about the hormones which control this cycle. There are basically two group of hormones. एक ग्रुप जो है वो बेसिकली ओवरी में डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और दूसरा ग्रुप जो है जो यूट्रस में चेंजेज आ रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो पहला ग्रुप है उसके अंदर क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH और LH। ये जो 3 हार्मोन हैं बेसिकली इसको कंट्रोल करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो LH और FSH है ये ओवुलेशन के टाइम पे सर्च करता है, एकदम से इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ग्रुप 2 में जो हार्मोन्स हैं वो ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इन हार्मोन्स का बेसिकली क्या फंक्शन है, FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेसिकली क्या करता है, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ फॉलिकल इन द ओवरी। ओस्ट्रोजन क्या करता है, प्रमोट्स रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये हाई लेवल इनिबिट FSH, ये FSH के सिक्रेशन को बेसिकली इनिबिट करता है और दूसरा एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बढ़ाता है। LH क्या करता है, LH बेसिकली ओवुलेशन कराता है, ठीक है। अब इन दिनों में ओवरी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इनको हम थोड़ा सा अलग अलग और एक बार पढ़ लें। ओवरी के अंदर क्या होता है, पहले 1 से 5वें दिन प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है, 6 से 13वें दिन ग्राफिन फॉलिकल बनेगा जिसे हम एंट्रम फॉलिकल भी बोलते हैं, 14वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। उसके बाद 15 से 24वें दिन कॉर्पस लूटियम डेवलप होगा और उसके बाद 25 से 28 में कॉर्पस लूटियम डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो, ठीक है। अगर हो गई तो कॉर्पस लूटियम डिजनरेट नहीं होगा। उसके बाद यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में 1 to 5 डेज तो मैच्योरेशन होता है, 6 से 13वें दिन में एंडोमेट्रियम बिकम थिकर, एंडोमेट्रियम धीरे धीरे थिकर होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद 14वें दिन ओवुलेशन होता है और एंडोमेट्रियम थिक होती चली जाती है और 15 से 24वें दिन भी एंडोमेट्रियम और थिक होती चली जाती है और अगर उसके अंदर कोई कमी है तो वो रिपेयर भी कर दी जाती है इस दौरान। और 25वें से 28वें दिन एंडोमेट्रियम बिगिंस टू ब्रेक डाउन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो 25 दिन के बाद जो है एंडोमेट्रियम धीरे धीरे जो है ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाएगी और 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन फेज जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब मोस्ट फर्टाइल डेज ऑफ फीमेल क्या होते हैं, मतलब मोस्ट फर्टाइल डेज का मतलब ऐसे दिन जब फीमेल के प्रेगनेंसी के चांस 99% होते हैं। ये बेसिकली 12 से 16 दिन के बीच में होते हैं क्योंकि जो ओवुलेशन है वो 14 दिन होगा, 14वें दिन होगा और जो स्पर्म है बेसिकली फीमेल बॉडी के अंदर 4 से 5 दिन जिंदा रहता है और जो सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज हो रहा है वो लगभग 2 से 3 दिन फीमेल बॉडी में फ्लोपियन ट्यूब्स में लाइव रह सकता है। बेसिकली 12 से 16 ये मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं फीमेल के। Now the question arises that why this is happening every month with a female? What nature wants? Why this is happening? तो अपनी पिछली जो मैंने वीडियो में स्टोरी की बात की थी, एक बॉलीवुड स्टोरी से रिलेट किया था मैंने, एक टिपिकल बॉलीवुड स्टोरी से जिसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलन होता है। तो इसमें हम आगे बात करेंगे कि ये विलन कौन है।
और इस स्टोरी में रियल प्रेजवर्दी कैरेक्टर कौन है। लास्ट में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारी टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ में जो प्रेजवर्दी कैरेक्टर होता है वो होता है हीरो का, लेकिन हमारी रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि वो प्रेजवर्दी कैरेक्टर कौन होता है हमारी स्टोरी में। तो थोड़ा सा मैं इसको इलैबोरेट करके बताऊंगा कि क्या फंडामेंटल लाइफ का प्रिंसिपल क्या है, जीवन का मकसद क्या है। अगर हम बायोलॉजी के नज़रिए से देखें तो जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, रिप्रोडक्शन करना। जीवन नए जीवन को पैदा करने की एक सतत प्रक्रिया है। अगर हम थोड़ा सा टेंटेटिव माइंड से संसार की तरफ देखेंगे, हम प्लांट किंगडम की तरफ देखेंगे कि प्लांट्स में क्या हो रहा है, तो हम पाएंगे कि जो प्लांट्स की सारी एनर्जी है वो एक बीज को बनाने में जाया हो रही है। जो हम फ्रूट्स खाते हैं उनके अंदर बीज होता है। जो प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं उन फ्लावर्स के ऊपर छोटे अनुरूप में बीज विद्यमान होता है। जो भंवरे उसके ऊपर बैठते हैं, बटरफ्लाई बैठते हैं, उनके पैरों से वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठते हैं, तो उनका फर्टिलाइजेशन होता है और नए पौधों की उत्पत्ति होती है। अब अगर हम एनिमल किंगडम में देखें तो एनिमल किंगडम में क्या होता है, वहाँ भी हम पाएंगे कि मोर क्यों अपने रंग बिरंगे पंख फैला रहा है, कोयल क्यों मीठा गाना गा रही है। तो वहाँ भी हर जगह ये सतत प्रक्रिया चल रही है अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की, रिप्रोडक्शन करने की, जीवन को निरंतर चलाते रहने की। और यही सतत प्रक्रिया जो है हम ह्यूमन बीइंग्स में भी चल रही है, जीवन को जन्म देने की सतत चेष्टा। जीवन कहीं ऊपर उठना चाहता है और यह कई अरबों वर्षों से चल रहा है, पर क्या प्रयोजन है इसका, क्यों ऐसा चल रहा है। जरूर कोई और ऊंचाइयों को छूने का निरंतर प्रयास चल रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ और मेहनतर जीवन पैदा करने की सतत प्रक्रिया चल रही है। जो इवोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि हर एक जीवन के साथ इवोल्यूशन, एक चेंजेस आते चले जाते हैं। और मनुष्य को आए हुए कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस धरती पे, कुछ लाख वर्ष ही हुए हैं। इससे पहले मनुष्य नहीं था, लेकिन पशु पक्षी थे। और पशु पक्षियों को आए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ लाख वर्ष पहले ये भी नहीं थे, सिर्फ पौधे थे। और पौधों से पहले क्या था, पौधों से पहले सिर्फ पत्थर, पहाड़, नदियाँ और समुंदर थे। और जब ये पत्थर पहाड़ थे तो इनके अंदर सतत प्रक्रिया चल रही थी पौधों को जन्म देने। धीरे धीरे पौधे पैदा हुए, जीवन में नया रूप आया और पृथ्वी में हरियाली आ गई। और इन पौधों की भी तृप्ति नहीं हुई, इनके अंदर भी सतत जीवन की प्रक्रिया चलती रही और धीरे धीरे पशु पक्षी पैदा हुए। और ये लाखों वर्षों तक पशु पक्षियों से भरा रहा ये जगत, और मनुष्यों का कोई पता नहीं था उस वक्त। लेकिन पशु पक्षियों के भीतर ही कहीं ना कहीं मनुष्य भी चेष्टा कर रहा था पैदा होने की। और फिर एक दिन आया जिस दिन मनुष्य पैदा हुआ, और मनुष्य भी अब निरंतर नए जीवन को पैदा करने के लिए आतुर है। मनुष्य अपने पर ख़त्म नहीं होना चाहता, आगे भी जीवन को पैदा करना चाहता है। तो क्या मनुष्य के प्राणों में किसी सुपरमैन या महामानव को पैदा करने की चेष्टा चल रही है? यस, डेफिनेटली ऐसी ही कुछ चेष्टा चल रही है। मनुष्य के जो प्राण हैं इस प्रक्रिया में संलग्न है कि मनुष्य से भी कुछ श्रेष्ठतर जीव इस दुनिया में पैदा हो सके। लेकिन ये कैसे होगा और कब होगा, इसका जवाब नहीं है हमारे पास। जैसा कि मैंने बताया कि कई लाखों वर्षों से ऑलरेडी चल रहा है और नहीं पता कितने सैकड़ों हजारों वर्ष और चलेगा ये। इस पर साइंटिस्ट शायद कुछ खोज कर पाएँ। हम इतनी सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ देखते हैं जिसमें सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन और ही मैन
और स्पाइडरमैन, इतने तरह के जो महामानव दिखाए जाते हैं, हो सकता है कुछ साइंटिफिक ऐसा इजाद कर लें कि एक्चुअल में महामानव को पैदा किया जा सके। लेकिन तब तक अगर हम बायोलॉजी के अनुसार इसी स्पीड से बायोलॉजी के अनुसार रिप्रोडक्शन करते रहे तो हमारी पॉपुलेशन बहुत एक्सप्लोड कर जाएगी, और इस धरती पर इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, इतनी जगह नहीं है इतने ह्यूमंस को एकोमोडेट करने के लिए। और दूसरा, ह्यूमन जो है इस धरती पर मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज है, उसके पास जो सोचने और समझने की शक्ति है वो और किसी दूसरे जीव के पास उतनी नहीं है। तो वो सोच सकता है कि उसको कैसे, कब और कितने बच्चे पैदा करने हैं। ये बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, स्पेसिफिकली इंडिया की एक्सप्लोड करती हुई जनसंख्या को देखते हुए हमें सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 ही बच्चे पैदा करने चाहिए। इसलिए जो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल है हमारी स्टोरी में, बेसिकली दिस इज अ विलन इन आवर लव स्टोरी ऑफ मिस्टर स्पम एंड मिस एगी। बट एक्चुअल में मैं कहूँ कि ये मैं कहूँ तो कहूँगा कि विलन एक मिसनोमर है इसके लिए। बेसिकली ये विलन नहीं है, दिस इज अ मेन लीड रोल ऑफ आवर स्टोरी। बट इस सब इंटेलिजेंस का जो मेन वेट है वो एक फीमेल को लेना पड़ता है, जिसे हर मंथ इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरना पड़ता है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी स्ट्रेसफुल और पेनफुल होती है। इसके हमने सिम्टम्स डिस्कस नहीं किए बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं आते, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि इस साइकिल के दौरान फीमेल में बहुत सारे मूड स्विंग्स आते हैं। उसको एब्डोमिनल पेन होता है, किसी को बैक पेन होता है, किसी को हेडेक होता है, किसी को वर्टाइगो होता है, किसी को नोजिया वॉमिटिंग होता है। तो दिस इज रियली अ स्ट्रेसफुल एंड पेनफुल जर्नी एवरी मंथ which a female is facing. So the female is a main praiseworthy character of our story, not a male. Female is a more main praiseworthy character, and I really salute to all the female in this universe who has so much patience and endurance to go through it every month.